हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर में हम 10 एमसीक्यूज देखेंगे रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, सारे ही क्वेश्चन सबके करेक्ट होने चाहिए। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो हम कर रहे हैं दैट इज 10 एमसीक्यू रिवीजन, जो कि आपको 9 PM शो होती है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है which of the following is an example of anthropogenic biome। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ह्यूमन मेड बायोम। सो सबसे पहले यहाँ पर आपको दो डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। सबसे पहले एंथ्रोपोजेनिक पता होना चाहिए और दूसरा बायोम पता होना चाहिए। सो ए है आपका ग्रासलैंड, बी है फ्रेश वाटर, सी है क्रॉपलैंड और इज ए डी रेन फॉरेस्ट। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है जो ह्यूमन मेड है। सो बहुत ही इजी है, यहाँ पर आंसर क्या बन जाता है, दैट इज क्रॉपलैंड। देखिए ग्रासलैंड नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, फ्रेश वाटर नेचुरली एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही रेन फॉरेस्ट भी नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि हम एंथ्रोपोजेनिक की बात कर रहे हैं तो आंसर क्या बन जाता है, क्रॉपलैंड। सो अगर हम बायोम की बात करते हैं, इट इज अ रीजन ऑफ द अर्थ वेयर द क्लाइमेट डिटरमिन्स द टाइप्स ऑफ द प्लांट्स दैट लिव देयर। सो आप देख सकते हैं बहुत से बायोम्स देखने को मिलते हैं। सो ये सारे ही सारे क्या हैं, दैट इज नेचुरल। सो चाहे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात हो गई, टेम्परेट की हो गई, डेजर्ट हो गया, टूंड्रा हो गया, टाइगा हो गया, ये सारे ही क्या एग्जिस्ट करते हैं, दे आर नोन एज बायोम्स। ठीक है। सो एंथ्रोपोजेनिक पूछा था तो आंसर क्या बन जाता है, क्रॉपलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग द फ्रीक्वेंसी एंड द सीवियरिटी of which of the following are increasing due to global warming। आपने बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या इंक्रीज हो रहा है। ए ओनली साइक्लोन, बी ओनली स्टॉर्म्स, डी ओनली सी ओनली हरिकेन्स और इज इट डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सो आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सारे ही इंक्रीज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, ड्रॉट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, फ्लडिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। वो क्यों है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, सीवियरिटी है, वो ज्यादा देखने को मिल रही है। रिसेंटली हम यहाँ से हम कोट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जो रिसेंटली फ्लड्स आए हैं, तो ये जो फ्लडिंग है ये भी एज अ रिजल्ट ऑफ क्या है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है which among the following is the most abundant greenhouse gas in the earth's atmosphere। A कार्बन डाइऑक्साइड, बी वाटर वेपर, सी सल्फर डाइऑक्साइड और इज डी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। सो अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और आप आंसर मार्क कीजिए। सो आंसर यहाँ पर क्या है, दैट इज वाटर वेपर। वाटर वेपर मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस है। अब देखिए इस डायग्राम को बहुत ही ध्यान से देखिए। अगर हम ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमोस्फेयर की बात करते हैं तो 95% क्या है, वाटर वेपर। जो आपकी 3.6% है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और जो अदर गैसेज एग्जिस्ट करती हैं वो 1.4%। लेकिन जो आपको दूसरा डायग्राम देखने को मिल रहा है जहां पर एंथ्रोमॉर्फिक, जिसको मैन मेड ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, जो हमने कंट्रीब्यूट किया है, तो सबसे ज्यादा कौन सी है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड नंबर पे आपको कौन सी दिखने को मिलती है, दैट इज मीथेन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि अगर वो एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस या ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं तो आंसर क्या बनना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर वो ये बात कर रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी सबसे ज्यादा है, तो दैट इज वाटर वेपर। ठीक है, आई होप यहां तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है which one of the following is a useful biological indicator of sulfur dioxide pollution। अगर आपने बेसिक बुक्स पढ़ी हैं एनवायरमेंट की, आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट है ब्रायोफाइट्स, बी है एल्गल ब्लूम्स, सी है सुडोमोनास और इज डी लाइचेंस। So let's see the answer. Answer for this particular question is lichens। आपने लाइचेंस के बारे में पढ़ा होगा कि लाइचेंस जो है वो क्या है, एक तरह के प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं जो एक्चुअली में क्या करते हैं, दे कैन बी यूजफुल फॉर बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सो अगर आपके एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है तो लाइचेंस आपको ब्लूम करते हुए दिखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की एमिशंस सबसे ज्यादा है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप ये देख सकते हैं जैसे लाइचेंस जो है, इट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ लाइचेंस कैन टेल अस हाउ मच सल्फर डाइऑक्साइड इज इन दी एयर। डन। सो अगर हमारे को ब्लैक स्पॉट फंगस देखने को मिलता है, अगेन देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं,
अगर ब्लैक स्पॉट फंगस देखने को मिलता है, इफ देयर इज नो ब्लैक स्पॉट फंगस ऑन अ रोज, सो लॉट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इन दी एयर। सो आप बता सकते हैं यहां से कि अगर ब्लैक स्पॉट फंगस आपको नहीं देखने को मिलती है, सो यहाँ पर आपको बहुत सारे सल्फर डाइऑक्साइड की एमिशंस या पोल्यूटेंट देखने को मिलेगा। डन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म टू रिमूव पोल्यूटेंट्स सच एज ऑयल स्पिल्स इन द वाटर बॉडीज इज नोन एज ए बायोमैग्निफिकेशन, बी बायोरेमिडिएशन, सी बायोमेथनेशन और इज इट डी बायो रिडक्शन। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं और ऑयल स्पिल के जो पोल्यूटेंट है उसको रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसको क्या कहा जाता है? देखिए, उसको कहा जाता है बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन को अगर आप स्प्लिट करते हैं, बायो मीन्स व्हाट? लिविंग। तो यहाँ पर हम लिविंग थिंग्स को यूज करके क्या यूज कर रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज कर रहे हैं और उसको रेमिडिएट कर रहे हैं। रेमिडिएट का मतलब क्या होता है? ठीक कर रहे हैं, तो पोल्यूशन फ्री कर रहे हैं। तो जब भी ऑयल स्पिल हो जाता है तो आप देखेंगे वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को छोड़ दिया जाता है जो एक्चुअली में ऑयल को क्या कर लेते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं, और जो ऑयल स्पिल है, जो पानी है, वो क्लियर हो जाता है। सो दिस इज नोन एज बायो रेमिडिएशन। सो अगर हम बायो रेमिडिएशन की बात करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, इन सिटू भी, एक्स सिटू भी। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे इन सिटू बायो रेमिडिएशन के बारे में पूछ सकते हैं। पहला है बायो वेंटिंग, दूसरा है बायो स्पार्जिंग, तीसरा है बायो ऑगमेंटेशन। अगर हम यहाँ पर बायो वेंटिंग की बात करते हैं तो इट इज द सप्लाई ऑफ एयर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू दी वेल्स टू दी कंटामिनेटेड सॉइल। सो यहाँ पर हम स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जिसकी वजह से वो बायो रेमिडिएट कर सकता है उस पोल्यूटेड सॉइल को। बायो स्पार्जिंग की अगर बात करते हैं तो यहां पर हम क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं एयर अंडर प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होता है? इट इज एबल टू इंक्रीज दी ग्राउंड वाटर ऑक्सीजन कंसंट्रेशंस। सो यहां से ऑक्सीजन कंसंट्रेशंस बढ़ जाती हैं और जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर नेचुरली अकरिंग जो बैक्टीरिया है वो उस पोल्यूटेंट को डिग्रेड कर देगा। ऐसे ही बायो ऑगमेंटेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही हम इंपोर्ट कर देते हैं टू दी कंटामिनेटेड साइट, जिसकी वजह से वो उस साइट को क्या कर सकता है? रेमिडिएट कर सकता है। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी बायो रेमिडिएशन टेक्निक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है which among the following is the unit of measurement of ecological footprint? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का यूनिट क्या है? देखिए, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, या फिर आप देख सकते हैं जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन से रिलेटेड आपको देखने को मिलता है वो फेवरेट टॉपिक्स बन जाते हैं। तो हम इसको किस में मेजर करते हैं वो आपको बताना है। सो ए ऑप्शन है आपका ग्लोबल हेक्टेयर, बी ऑप्शन है आपका दैट इज गैलन पर कैपिटा, सी है क्यूबिक मीटर और इज डी मैन आवर। सो लेट्स सी आंसर क्या है यहाँ पर, दैट इज ग्लोबल हेक्टेयर। इसको हम नापते हैं ग्लोबल हेक्टेयर में। सो आप देख सकते हैं अगर हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? हाउ फास्ट वी कंज्यूम द रिसोर्सेज एंड जनरेट द वेस्ट। अब या इन रिटर्न कंपेयर टू, किससे कंपेयर करते हैं? हाउ फास्ट द नेचर कैन अब्सॉर्ब आवर वेस्ट एंड जनरेट द न्यू रिसोर्सेज। सो इसको कहा जाता है दैट इज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हम किस में नापते हैं? दैट इज ग्लोबल हेक्टेयर। जिसको नहीं पता था प्लीज याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है रेस्पिरेटरी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जिसको आप पीएम बोलते हैं, are the particles of diameter having A less than 2.5 mm, B less than 10 mm, C less than 20 mm और is it D less than 100 mm। आपने बहुत बारी न्यूज में सुना होगा कि जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में पोल्यूटेंट्स चले जाते हैं उनका जो डायामीटर है वो कितना होता है। Let's see the answer. Answer for this particular question is less than 10 mm. So PM 10 और PM 2.5 ये दोनों ऐसे हैं जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या कर सकते हैं? डैमेज कर सकते हैं। अगर हम PM 10 की बात करते हैं तो ये आपके जो आपकी विंड पाइप है वहीं तक रहते हैं, लेकिन अगर हम PM 2.5 की बात करते हैं, क्योंकि वो इतना छोटा है कि वो कहां तक चला जाता है? लंग्स तक चला जाता है, तो ये आपके एल्वियोलाई में जाके जमा हो सकते हैं।
राइट। सो ये दोनों ही पार्टिकल्स जो हैं ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को हार्ट डैमेज कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो स्मॉलर 2.5 है दैट इफेक्ट्स द लंग्स एंड द एयर पैसेज द मोस्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम PM10 की बात करते हैं, इट अफेक्ट्स द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक फ्रॉम नोज एंड द विंड पाइप। सो जो 2.5 है क्योंकि वो इतना छोटा है कि वो कहां तक चला जाता है, हमारे लंग्स तक चला जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बायो मैग्निफिकेशन रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द नंबर, कंटेंट, क्वांटिटी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? A, blue green algae, B, insects, C, weeds, और is it D, toxicants? So यहाँ पर अगर हम आंसर देखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है, दैट इज टॉक्सिकेंट्स। देखिए बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन आपने बहुत बारी पढ़ी होगी। सो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर बायो एक्यूमुलेशन की बात करते हैं, इट इज द इंक्रीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन एन ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर हम बायो मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, यहां पर इंक्रीज है टॉक्सिक सब्सटेंस का व्हेन वी मूव इन अ फूड चेन। सो फूड चेन में हम लोअर लेवल से जब हायर लेवल में जाएंगे तो आपको कंसंट्रेशन ऑफ दैट पोल्यूटेंट इंक्रीजेस, राइट। सो ये एक ऑर्गेनिज्म में है, लेकिन बायो मैग्निफिकेशन की अगर बात करते हैं, इट इज बिटवीन दी ट्रॉफिक लेवल्स। सो अगर हम बायो मैग्निफिकेशन या बायो एक्यूमुलेशन की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं हम, पोल्यूटेंट या फिर टॉक्सिकेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट? आपको बताना है बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कौन सा नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बायोडिग्रेडेबल होता है जो नेचुरली डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन हम अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करते हैं जो नेचुरली डिकम्पोज नहीं हो सकता। सो आपको बताना है कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है। सो ए ऑप्शन है आपके पास पेपर वेस्ट, बी पेस्टिसाइड, सी मैन्योर, और इज इट डी दैट इज स्लॉटर हाउस वेस्ट? सो लेट्स सी द आंसर। आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज पेस्टिसाइड। बहुत ही इजी है, बाकी सारे ही क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन जो आपके पेस्टिसाइड्स हैं वो डिकम्पोज नहीं होते। तभी तो पेस्टिसाइड्स में बायो मैग्निफिकेशन देखने को मिलती है। अगर तो टॉक्सिकेंट एनवायरमेंट में गया और वो डिग्रेड हो गया तो हमारी बॉडी को डैमेज नहीं करेगा, लेकिन पेस्टिसाइड्स हमारी बॉडी तक पहुंच रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कंसिडर्ड एज इंडियाज ग्रीन इनिशिएटिव्स? ए, फर्स्ट स्टेटमेंट है नेशनल ग्रीन हाईवेज मिशन, सेकंड है R&D फॉर क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज, थर्ड है नेशनल ग्रीन कॉरिडोर प्रोग्राम। सो ए है ओनली वन, बी है बोथ 1 and 2, सी है 2 and 3, और इज डी 1, 2 and 3? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने न्यूज में सारा कुछ पढ़ा ही होगा। अगर आप यहाँ पर अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लगाएंगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। So let's see the answer. Answer for this particular question is all of the above. Green highways, clean coal technologies और green corridor program हमारे कंट्री के इनिशिएटिव्स हैं, जहां पर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस को, जो ह्यूमन मेड ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनको रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।